ना मेहनत में कमी करूंगा ना हालातों पे रहूंगा, ना मेहनत में कमी करूंगा ना हालातों पे रहूंगा, देर से ही सही पर अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो टॉपिक फंडामेंटल चल रहा था, हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ, आप हमारे चैनल में जाएंगे, वेक्टर अलजेब्रा का हर एक जो वीडियो है आपको मिल जाएगा। आज हम लोग क्या है, वेक्टर अलजेब्रा में जो फंडामेंटल कर रहे थे हम लोग, उसके आगे आज हम दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं इस बात को देखेंगे। इन जनरली जो हम एडिशन करते हैं, जैसे अगर रियल लाइफ में हम लोग एडिशन करते हैं 2 + 3 = 5, क्या यही एडिशन वेक्टर में काम होगा? अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए है ना, हमारे पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो इस दोनों को जोड़ने के बाद इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा? क्या वही एडिशन जो हम लोग करके आ रहे हैं वही है? ऐसे तो क्लास 11th में आप लोगों ने फिजिक्स में कहीं ना कहीं वेक्टर एडिशन को पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि वेक्टर एडिशन के कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। हम स्पेशल रूल से वर्क करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, वहां जोड़ते हैं तो मैग्नीट्यूड, अगर दो नंबर को जोड़ रहे हैं तो आपको मैग्नीट्यूड आउटपुट हो रहा है। बट in the case of vector, if we add two vectors then resultant also a vector, नहीं तो it has magnitude as well as direction। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है ना, जिसका डायरेक्शन मान लो ऐसा है, कोई वेक्टर बी है जिसका डायरेक्शन ऊपर है, तो व्हाट इज द इट्स रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों का जो सम होगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और आखिरकार उसका डायरेक्शन किधर जाएगा। तो उसी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को वेक्टर में एडिशन करने के लिए दो स्पेशल लॉ को रखा गया है और उन्हीं लॉ के मदद से हम क्या करते हैं, वेक्टर को ऐड करते हैं। उनमें से वो दोनों लॉ आपने क्लास 11th में फिजिक्स में सुना होगा। पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारा जो पहला है फंडामेंटल्स का, जो आगे क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स जो हम कर रहे हैं, उसमें से जो पहला हमारा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ट्रायंगल के कुछ लॉ को फुलफिल करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, जैसा आप यहीं पे देख रहे हैं एबीसी एक ट्रायंगल हमने लिया है। इसमें से मान लीजिए कि अगर ए बी जो साइड है इस ट्रायंगल का, उस साइड में जो पहला वेक्टर आपका दिख रहा है, सपोज ये जो फर्स्ट वेक्टर आपका है वेक्टर ए, अगर इसका नाम देते हैं हम, है ना, क्या नाम देते हैं, वेक्टर ए। सपोज दिस इज वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों वेक्टर एक ही ऑर्डर में, इन दोनों का जो डायरेक्शन है ए बी और बी सी का, उस सेम ऑर्डर में है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर ए सी बनता है, ट्रायंगल लॉ यही कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इन दोनों के अपोजिट में होगा। मतलब अगर ये दोनों का डायरेक्शन हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज मिला, जो ए प्लस बी होगा रिजल्टेंट, जिसका हम नाम सी भी दे सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा क्या, उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन भी कर लेंगे, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में वैसे डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि उस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। क्या है, देखिए कहता है ऐसा लिखेंगे, इफ टू sides of a triangle is, या if ऐसा कहिए, if two vectors a and b, है ना, a and b represented by two sides of triangle AB and
BC, AB and BC taken in, क्या लिखेंगे, taken in same order, taken in same order, then their sum, then their sum या then their vector sum is represented by the third side, taken direction is opposite, taken direction is opposite order, ठीक है। यही है क्या, ट्रायंगल लॉ। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये है, मतलब देखिए आपको माइंड में क्या रखना है, माइंड में डेफिनेशन को याद नहीं रखना, माइंड में याद रखना है जैसे दैट इज, कहने का मतलब आपको अपने भाषा में क्या याद रखना है कि जैसे मान लीजिए सर कि ABC कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC कोई ट्रायंगल है, और अगर आप इसमें AB का ऑर्डर ऐसे लिए, BC का ऑर्डर सेम में लिए, तो तीसरा जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो AC होगा, उसके अपोजिट में ऑर्डर लेना है। मतलब अगर ये A है, ये B है, तो ये जो सम मिलेगा A प्लस B रिप्रेजेंट करेगा, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, वेक्टर AC, है ना। तो इसका मेन मकसद क्या है, आप देखिएगा मेन मकसद, जैसे अगर आपको कहीं PQR कोई ट्रायंगल दिखा, उसमें से मान लीजिए कि QR आपको पता है, इसमें से इस P जो पोजीशन है, इस P पोजीशन को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। तो बाय ट्रायंगल लॉ आप क्या कीजिएगा, Q से P चले जाइए, Q से P प्लस P से R, बस ऑर्डर मेंटेन रखना है। Q से P मतलब Q से P, देखिए Q से P और P से R, रिजल्ट देखिए इन दोनों का ऑर्डर क्या, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, इधर से यहां गए, यहां से यहां, लेकिन ये डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट, रिजल्टेंट का डायरेक्शन अपोजिट। तो यहां मेन जो कंसेप्ट है यही है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई ट्रायंगल दिखा LMN, और आपको मान लीजिए MN आपको पता है ना, क्या पता है, MN, तो बचा क्या, L बचा ना, L बचा, L को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, ML प्लस LN, ML प्लस, अब चाहे तो आप डायरेक्शन दिखा सकते हैं, डायरेक्शन MN क्या है दिस, उसके बाद आपका ML क्या बना, ML इधर नहीं, LN इधर, देखिए इन दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, ये अपोजिट में मिल गया, ऑटोमेटिक। अब अगर कभी डायरेक्शन वहां पे दूसरा हो, ट्रायंगल में दूसरे तरीके से दिया भी हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि ऐसा भी कभी कभी होता है कि ABC आपको ऐसा डायरेक्शन दे दिया है, ऐसा दे दिया है ना, लेकिन आपको सपोज पता है CA लिखने कह दिया, कोई क्या लिखने कह दिया, CA। आप पहले क्या करिए, CA को आप आंख बंद करके B को इंट्रोड्यूस कर लीजिए कि सर CA इज व्हाट, B को इंट्रोड्यूस करना, CB प्लस BA। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि सर यहाँ पे डायरेक्शन हमारा AC है, बल्कि CA हमने लिखा है, तो क्या कीजिए, नेगेटिव वेक्टर हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि अगर डायरेक्शन को अपोजिट कीजिएगा माइनस ऑफ AC लिख दीजिए, नहीं। अब यहाँ भी देखिए CB क्या है, CB है नहीं, बल्कि पिक्चर में आपको BC दिख रहा है, तो CB आपका वहां दिख रहा है, तो क्या कीजिए, इसको भी नेगेटिव ऑफ BC लिख दीजिए, और फिर यहाँ से BA, लेकिन यहाँ पे है क्या, AB। देखिए ये कब है, जब आपको ये गिवन हो और ये आप लिख रहे हैं, और ये सारे में क्या किए, ये लिख रहे हैं, बाद में पिक्चर्स पे हम शो कर रहे हैं, दोनों ये फर्क है। तो यहाँ से BA को भी हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ AB, और यहाँ से जब सब में माइनस से गुना कर देंगे तो AC इज इक्वल्स टू मिल जाएगा BC प्लस
BC प्लस क्या AB, या फिर आप यही कहिए AB प्लस BC सर। तो मेन मकसद यहाँ पे ट्रायंगल लॉ का ये है कि आप जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उन दोनों के डायरेक्शन के ऑर्डर का अपोजिट होता है, उन दोनों के डायरेक्शन के ऑर्डर का अपोजिट, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, जैसे भी जा रहे हैं, और ट्रायंगल लॉ को हमेशा फुलफिल, जैसे ये दोनों ऐसे गया, यहां से यहां गए हम लोग AB और यहाँ पे C पे पहुंचे, तो ये जो रिजल्टेंट दोनों का सम, अगर ये A है ये B है, तो इसका जो सम बनेगा वो इसी ऑर्डर डायरेक्शन में ना जाके बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यही बात याद रखना है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा क्या है? पैरेललोग्राम, मतलब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि पिक्चर में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है। पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक पैरेललोग्राम लिया हुआ, वो ये बी, ओ ये सी बी, डन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों क्या है, इस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है। मतलब अगर आपको किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन दोनों का सम जो होगा उसके जो कॉमन पॉइंट्स हैं एडजेसेंट साइड का, जो कॉमन, देखिए दो डायगोनल होगा इसका, एक तो इधर से और एक इधर से भी है, दो डायगोनल है ना, लेकिन हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा इन दोनों का, वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा जो इन दोनों के दोनों एडजेसेंट साइड का कॉमन पॉइंट होगा। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वी कैन राइट दिस, इफ, लिखिए, दिस इज if two vectors A and B represented by the two adjacent sides of parallelogram, है ना, पैरेललोग्राम in magnitude and direction, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन हम लोग क्या बोलेंगे सर, देन जो सम है ना, देन रिजल्टेंट सम, देन रिजल्टेंट सम इज क्या है, देखिएगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायगोनल, represented by its diagonal, नहीं, diagonal which is passing through, कौन सा diagonal, which is passing through common point of two adjacent sides, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब दैट इज या दिस लॉ इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन सर, देखिए यही है ना, मतलब दिमाग में क्या रखना है, ट्रायंगल लॉ में ये रखना है कि अगर दो साइड एक ही ऑर्डर में आप लिए तो उन दोनों का जो सम होगा तीसरे साइड, ट्रायंगल का तीसरा साइड को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन लेना है उसके अपोजिट में। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है,
कि अगर दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उन दोनों का जो सम होगा वो उसका डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो पॉइंट रहेगा, वो डायगोनल रहेगा जो उसके कॉमन पॉइंट से पास करेगा। सर ये ध्यान रखने की आवश्यकता है ना। ये हो गया। अच्छा, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इस ट्रायंगल में जाते हैं, है ना, ये इसका वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं। वेरिफिकेशन भी आप आराम से देख सकते हैं। जैसे देखिए इसका वेरिफिकेशन कैसे देखेंगे, देखिए ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, अगर हम ट्रायंगल बात करें ओ ए सी में, है ना, इन ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल ओ ए सी में, ओ ए सी को थोड़ा सा हम बना देते हैं। देखिए ओ ए सी कैसा है सर, ओ से यहाँ ओ है, ओ ए, फिर यहाँ पे सी आपका दिख रहा है सर, दिख रहा है, ये वेक्टर ए है जिसका ऐसा डायरेक्शन है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए ये बी क्यों हो गया, क्योंकि अगर ये आप बी लिए हैं और सेम डायरेक्शन में तो पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल वेक्टर्स हम लोग पढ़े हैं कि दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अगर क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो आप देख सकते हैं बी एंड बी दिस आर इक्वल, तो वी कैन राइट दिस इज आल्सो वेक्टर बी। तो आप देखिए फिर यहाँ पे इन ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ आप बोल सकते हैं, बाय ट्रायंगल लॉ क्या बोलिएगा सर। अब आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, आप ये बोल सकते हो ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी, दोनों का क्या है, ऑर्डर सेम है, डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो थर्ड साइड बनेगा, ओसी बनेगा, लेकिन अपोजिट में। तो आप बोल सकते हैं कि वो ओसी क्या मिल गया सर, दिस इंप्लाइज ओ ए क्या है, वेक्टर ए है, एसी क्या है, वेक्टर बी है, तो दिस इज ओसी, और यही ओसी तो आपका डायगोनल है सर, वो यही ओसी क्या है, डायगोनल है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर लिए, किसे, बाय हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ, सर दिस इज ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई सेम आप प्रोसेस से ऊपर वाला में भी देख सकते हैं, बी प्लस ए, तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाएगा। आप यहीं से इसी पिक्चर से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वेक्टर का प्रॉपर्टीज, कि अगर यहाँ वेक्टर इस लॉ में बात करेंगे बी प्लस ए आएगा, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब जो रियल नंबर्स में कॉम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है, वेक्टर्स भी कॉम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, सर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसका, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी है, मतलब क्या है कि वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करेगा। इसका वेरिफिकेशन आप यहां देख सकते हैं। देखिए एक वेक्टर ए हमने लिया, एक वेक्टर बी दिया, तो इस बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ आप देख सकते हैं कि ए और बी का जो सम होगा, रिजल्टेंट सम, यही वेक्टर दिखेगा ना, ए प्लस बी। और इस ट्रायंगल में बात कीजिए, देखिए बी का इधर से डायरेक्शन है, ए का इधर से, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ऐसे नहीं आगे बल्कि अपोजिट में जाएगा, तो लेकिन पहले बी फिर ए, नहीं तो बी प्लस ए एंड ए प्लस बी बोथ आर सेम डायगोनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ डायरेक्शन। इसका मतलब आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर कम्यूटेटिव लॉ में इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स then a plus b बराबर b प्लस ए, b प्लस ए। बहुत सिंपल ये सब प्रॉपर्टी है हमारा, नहीं आप आसानी से लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ जो हम लोग स्कूल में करके आए। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ, आप यहाँ भी एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, इजीली आप वेरीफाई कर लीजिए। देखिए वेरिफिकेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे आपके पास तीन वेक्टर लेना है। एसोसिएटिव में स्कूल में आप क्या सीखे हैं कि सर 2 प्लस, ऐसा कहिए कि मान लीजिए आपने कहा 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे जोड़िए, चाहे 2 प्लस 3 प्लस 4, ये यानी ब्रैकेटिंग चेंज करने से उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या ये कहानी वेक्टर में फुलफिल होगा? कहने का मतलब अगर इसके प्लेस पे हम वेक्टर ए कहें, यहाँ पे वेक्टर ए बोले, यहाँ बी बोले, मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इफ a, b, c are three vectors
3 vectors then क्या ये सही होगा सर? क्या ऐसा वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, पहले इन दोनों को ऐड किया गया, जो रिजल्टेंट सम मिला उसके साथ C को ऐड किया गया। सिमिलरली यहाँ पे A प्लस B प्लस C, मतलब पहले B प्लस C का सम, रिजल्टेंट सम में A का। इसको वेरीफाई आप पिक्चर से आसानी से कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाएंगे कि देखिए सर वेक्टर A है, इस ट्रायंगल में चलिए आप पहले किसमें चल रहे हैं? P, देखिए किसमें चल रहे हैं? PQR में, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखते रहना है ना, क्योंकि यहीं पे ऑब्जर्वेशन, हम ज्यादा लिखेंगे नहीं क्योंकि ये थ्योरेटिकल आपको प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन अगर माइंड में आप सेट कर लेते हैं तो कभी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम लोग चलेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन अगर कभी आपको भेंट होगा वेक्टर्स में तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वहां इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा, ये ऑर्डर देखिएगा, A का इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, B इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका सम क्या होगा? इसके अपोजिट इधर है ना, A प्लस B, नहीं A प्लस B। अब क्या किया गया? एक वेक्टर, अब एक नया वेक्टर लिया गया C, क्योंकि 3 वेक्टर यहाँ पे चाहिए, एक नया वेक्टर C लिया गया। अब देखिएगा इसका ऐसा डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में तो इसका रिजल्टेंट नहीं मिलेगा, रिजल्टेंट जो इस ट्रायंगल को शो करेगा वो ऐसा शो करेगा, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब A प्लस B प्लस C, मतलब पहले A प्लस B हुआ, बाद में C ऐड हुआ। इस केस में क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले हमने B प्लस C लिया, इस ट्रायंगल में हम चर्चा करेंगे। पहले क्या करेंगे? उस ट्रायंगल में देखिएगा B का डायरेक्शन ऐसे है ना, C का डायरेक्शन ऐसे है, तो AC का डायरेक्शन इस वे में ना जाके अपोजिट होगा, इस डायरेक्शन में आएगा ना, जिसको हम B प्लस C बोलेंगे। ठीक सिमिलरली अब इसमें आइए A को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसको? A को, A का डायरेक्शन ऐसे, अब इसका डायरेक्शन इधर, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे ना जाके, देखिए ऐसे ना जाके बल्कि ऐसे जाएगा, और वो क्या होगा? A प्लस दिस, क्योंकि ये पहले आ चुका है। अब इसको एक समझना, जैसे यहाँ पे इसको सिंगल समझिए तो दिस, नहीं कहीं कोई कंफ्यूजन? तो आप देख रहे हैं यही PS जो मिला, यहाँ भी PS ही है, ये जो PS बन रहा है वही PS यहाँ भी है, और दोनों क्या है? सेम है। तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ क्या होगा? होल्ड होगा। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स सर। नहीं कहीं कोई समस्या की विषय है क्या? नहीं है, तो आप आसानी से राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जैसे हम लोग स्कूल में हमने पढ़ा है कि सर 5 में क्या ऐड करें, 5 में क्या ऐड करें कि 5 ही आएगा। आप बोलिएगा सर 0 ना, वैसे हम कोई भी वेक्टर A है उसमें से कौन सा वेक्टर को ऐड करेंगे कि वो A ही वेक्टर आ जाएगा। आप बोलिएगा सर नल वेक्टर। क्या बोलिएगा? नल वेक्टर, क्योंकि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 और उसका डायरेक्शन तो वही होता है, कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। तो A के ही अकॉर्डिंग आप अगर डायरेक्शन उसी ऑर्डर में लेंगे तो उसका रिजल्टेंट उसके अपोजिट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। इफ A be any vector, A be any vector, then ये होता है सर A प्लस नल वेक्टर, ऐसे जोड़िए चाहे ऐसे जोड़िए, दिस इज इक्वल्स टू A ही होगा। नहीं तो ये हियर ये क्या कहलाएगा सर? यहाँ पे ये क्या 0 वेक्टर क्या कहलाएगा? दैट इज 0 वेक्टर इज called additive identity, is called additive identity नहीं, identity of any vector, किसी भी वेक्टर के साथ जोड़ के केस में, है ना, वेक्टर, सॉरी गलती लिख दिए, नहीं वेक्टर लिख लीजिए, क्या लिखे? वेक्टर, है ना। तो क्या बहुत ही इंटरेस्टेड है ना, हम लोग क्या समझ रहे हैं, समझ के अगर पढ़ाई करेंगे ना तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे जो टॉपिक्स है हमारा, जो मेन एग्जामिनेशन का मुद्दा होगा वो आसानी से समझ लेंगे। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। देखिए मकसद यहाँ क्या है, जैसे कोई भी स्केलर से, जब मान लीजिए A कोई वेक्टर, ऐसे इन जनरल हम लोग क्या जानते हैं, मान लीजिए x कोई वेरिएबल है,
5 गुना कर देते हैं 5x बन जाता है। मतलब क्या है कि 2 में अगर 5 से इंटू कर देते हैं तो 10 हो जाता है। इसका मतलब अगर कोई 2 यूनिट लेंथ का कोई वायर है जो 2 मीटर लेंथ का है, अब इसमें 5 गुना उसको करेंगे, मतलब ये क्या होगा 5 गुना बढ़ जाएगा। एक यहाँ पे है, फिर से उतना ही 2 मीटर, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ऐसे क्या हुआ 10 मीटर लंबा हो जाएगा। इसका मतलब लेकिन उसी में बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं। आप यहाँ पे चाहिए तो यहाँ से ऐसे ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कोई फिक्स मतलब नहीं होता है। किसमें? मैग्नीट्यूड में। जब हम केवल स्केलर रियल नंबर्स में बात करते हैं, हो सकता है ये वायर को हम सीधा ना ले के, हो सकता है कि यहाँ 2 मीटर ले, फिर यहाँ ले, फिर यहाँ ऐसे कर सकते थे। लेकिन अगर वेक्टर में, अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर है आपके पास, कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, इसका मतलब मान लीजिए ए बी को वेक्टर है ना, तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा ए बी का लेंथ होगा। यस या नो? एकदम। मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड हमने ए बी का मान लीजिए कि वैल्यू हमने कहा 2 मीटर मतलब 2 यूनिट, ठीक। डायरेक्शन हमने लिया। मान लीजिए कि इसमें से हम क्या किए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, वेक्टर 3 है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, मतलब क्या करना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर से मल्टीप्लाई करना। तो 3 से, 3 को स्केलर है क्योंकि दिस इज द ओनली मैग्नीट्यूड, 3 से करेंगे क्या होगा, ये जो ए बी है वो 3 बार और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही होगा सर, 1 2 और फिर 3। मतलब ये ए बी जो है AC पे चला जाएगा, लेकिन ये 3A को रिप्रेजेंट करेगा नहीं। इसका मतलब लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, मतलब 6 यूनिट इसका लेंथ हो जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ 3A वेक्टर निकाला जाए तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन उसका डायरेक्शन यहाँ पे आप क्या है कि ऐसे लेके ऐसे नहीं कर सकते हैं आप सर, ऐसे नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। क्या करना है, उसी डायरेक्शन में जाना है। मतलब क्या है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अब हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स, है ना। क्या लिखेंगे, इफ ए बी एनी वेक्टर है ना, एनी वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड मान लीजिए सर हमने कहा P, देन फॉर एनी स्केलर K, है ना, K ये रिप्रेजेंट a vector, नहीं, वेक्टर represent a vector with same direction as vector A, same direction as vector A, but magnitude is कितना, is kp सर, kp। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड p है तो उसमें k क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। दैट इज मतलब हम ये बोल सकते हैं k ऑफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड जो होगा k टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a होगा सर। ये हो, दिस इज, ये है इसका मेन पर्पस। यही है कि जैसे ये वेक्टर a है अब आपका a भी, ठीक, मान लीजिए इसमें k मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर हाफ कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो कुछ से भी कर सकते हैं, 2 से कर रहे हैं तो हाफ से भी कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं सर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट, देखिए कंपोनेंट की आवश्यकता, कंपोनेंट का मतलब आप समझते होंगे भाग है। क्या है, भाग। जैसे मान लीजिए कि अभी हम डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है वेक्टर में। तो अभी हम इन जनरली हम लोग जब वेक्टर बात करते हैं तो वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि 4 डायरेक्शन का, अगर 2D में बात करें तो हम लोग के पास कितने डायरेक्शन होते हैं, 4। कितने, 4। कौन कौन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये होता है सर। अगर आप इस फिक्स डायरेक्शन में चलेंगे तब तो कोई आपत्ति नहीं है, जितना आप बढ़िएगा उतना उसका लेंथ बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डायरेक्शन फिक्स रहेगा। कहीं कोई समस्या, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, वेस्ट, साउथ, जैसे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है, ऐसा, कोई वेक्टर ऐसा है ना, मान लीजिए ये क्या है, ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में है,
लेकिन हो सकता है कि ये कोई एंगल बना करके काम कर रहा होगा। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। अब आपको इसका मेजरमेंट करना है इस वेक्टर ए का, नहीं तो आपको हम हर समय, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर इधर है, मान लीजिए कोई वेक्टर इधर है, नहीं क्या है, कोई वेक्टर मान लीजिए यहां है, ऐसा है, तो अब मान लो ये भी है, फिर इसका कुछ है ना, तो हर जगह पे क्या करिएगा आप, हमेशा तो डायरेक्शन को अलग अलग डिफाइन नहीं करते रहिएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को काम ये है कि क्या करेंगे, इन सभी वेक्टर्स को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, कंपोनेंट्स मतलब भाग बना देंगे, किसमें, उसके आसपास वाले डायरेक्शन से। आसपास मतलब जैसे ये डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ में है, तो हम क्या करेंगे, इसका कुछ भाग को ईस्ट के तरफ ले लेंगे, इसके कुछ भाग को नॉर्थ के तरफ ले लेंगे, उससे ये बता पाएंगे क्योंकि इधर कितना एंगल बना रहा है, इधर कितना एंगल बना रहा है। अगर ये बीटा बना रहा है तो कुछ भाग इधर है, कुछ भाग इधर है, और इसी अल्फा बीटा, क्योंकि देखिए जितना इधर झुकेगा, मान लीजिए कि अगर इधर झुकता है तो फिर इधर, तो अल्फा और बीटा पे डिपेंड करेगा, और उस अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट को क्या करेंगे, बांट देंगे, और ताकि हमको कोई भी वेक्टर ए को इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर कोई वेक्टर ए है तो इन टर्म्स ऑफ इसके क्या बोल सकते हैं कि जो फिक्स डायरेक्शन हमने लिया, क्योंकि जब भी ये स्टडी आप करिएगा तो एक तो सबसे पहला वेक्टर में जो इनिशियल, आपको पिछला ही वीडियो में हमने फंडामेंटल्स में ये बात स्टडी किए हैं कि आपको पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं क्योंकि कोई भी वेक्टर को आप इसका पोजीशन बताते हैं, लेकिन उसका पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले आपको ओरिजिन, जो नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते रहता था, वो फिक्स पोजीशन लेना होता है। साथ ही साथ हम लोग अगर वेक्टर में बात करते हैं तो 3 फिक्स डायरेक्शन लेते हैं, कौन कौन, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, और एक जैसे जेड एक्सिस, एक हम लोग क्या लेंगे, जेड एक्सिस लेंगे। ये 3 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो काम है एक्स वाई जेड प्लेन ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा कह लीजिए, वी कैन राइट दिस एक्स वाई जेड ऊपर है, ऐसा 3 प्लेन मान के चलते हैं, और कोई भी पॉइंट को हम लोग इन्हीं 3 फिक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते रहते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसके एंगल से, कि आखिरकार वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ, और फिर वाई एक्सिस में इस वेक्टर का कितना भाग है। तो वो कैसे निकलेगा, अगर आप यहां से कोई परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहां से, तो फिर आप यहां से अगर कॉस अल्फा आप निकालेंगे, कॉस अल्फा क्या आएगा सर, देखिए कॉस अल्फा बेस मान लीजिए यहां से O टू A है, तो OA बाय मैग्नीट्यूड है। देखिए जब हम वेक्टर नहीं डायरेक्शन लिए तो दिस इज मैग्नीट्यूड, OA बाय यहाँ पे मान लीजिए P है, OP वेक्टर था तो OP का मैग्नीट्यूड, नाउ दिस इंप्लाइज cos अल्फा इज व्हाट, cos अल्फा इज इक्वल्स टू OA क्या है, OA मान लो कि अगर ये कंपोनेंट, यही तो कंपोनेंट चाहिए कि आखिरकार इसमें से इस ईस्ट के डायरेक्शन में इसका कितना भाग है, इसका मान लीजिए वो भाग हमने कहा x, वो भाग हमने कहा x, तो OA इज इक्वल्स टू x, OP क्या है, इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, तो A का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इंप्लाइज x इज व्हाट, मॉड ऑफ A cos अल्फा, और मॉड ऑफ A को हम लोग क्या बोल सकते हैं, A बोल सकते हैं, A cos अल्फा सर, A cos अल्फा। तो देखिए ये जो वेक्टर A है, इस वेक्टर का इस ईस्ट के डायरेक्शन में कितना भाग, ईस्ट के डायरेक्शन में कितना भाग, A cos अल्फा भाग है सर, A cos अल्फा। उसी तरह से आप नॉर्थ के वे में भी जा सकते हैं। अब यही अगर आप बात करते हैं 3D में, फिक्स डायरेक्शन हमने 3D में लिया, एक एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। रूम को आप अभी कहीं भी रहिएगा, रूम के एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लीजिए दिस, और अगर आपके पास कोई वेक्टर है, मान लीजिए आप ऐसा यहाँ पे कॉर्नर से वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, यहाँ से मान लीजिए इसी बोर्ड का इधर वाई एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, इधर यहाँ से क्या ले लेंगे, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस ऐसे ले सकते हैं। तो आप क्या है कि कहीं भी रहेंगे आप उसको आसानी से क्या करिएगा, इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही बात हमारा क्या है इस पिक्चर्स में, देखिए अब ये पिक्चर आपको क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वेक्टर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। यही बात जो हमने अभी कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करके दिया, कंपोनेंट के बाद मतलब एक्स डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट, वाई के डायरेक्शन में और जेड के डायरेक्शन। अब कोई भी वेक्टर सर, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी वेक्टर को हम उन्हीं 3 डायरेक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करके रखेंगे, और वो जो डायरेक्शन है हमारा क्या रहता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर रहता है। और ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब हो गया आई
जे के, क्या हो गया सर, आई जे के, इसको लिख देते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर आई कॉमा जे कॉमा के, यही है। अब ऑर्थोगोनल इसलिए बोला गया है कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब बोथ आर परपेंडिकुलर, मतलब टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल if they are perpendicular to each other, है ना, आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो आई जे के लिया गया ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। ऑर्थोगोनल यूनिट मतलब यहां से क्या किया गया, ओरिजिन से एक यूनिट डिस्टेंस लिया गया और फिर आई को डिफाइन किया गया, और फिर जे एक यूनिट डिस्टेंस। उससे होता क्या है, जैसे हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखिएगा, एक मान लीजिए कि एक एक्सिस हमने लिया, देखिएगा एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। यहाँ पे ओरिजिन है, मान लीजिए दिस इज एक वाई एक्सिस, नाउ दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है, नाउ दिस इज ओरिजिन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। हम कोई एक की बात करेंगे या फिर मिक्स कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है सर, पी है, मान लीजिए यही एक्स एक्सिस हमने लिया, यही वाई एक्सिस लिया। ध्यान से देखिएगा, हम एक यूनिट वेक्टर आई मॉडुलस का यहां से यहां तक एक यूनिट लेंथ का ले रहे हैं। कितना यूनिट, एक यूनिट को पोजीशन ए है। तो इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो इसको हमने नाम दिया आई वेक्टर। क्या नाम दिया, आई वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लो कि कोई पोजीशन है 5, मान लीजिए कि x कंपोनेंट किसी पॉइंट का, किसी वेक्टर का 5 है, x कंपोनेंट कितना है, 5 है। इसका मतलब अगर यूनिट वेक्टर में 5 से इंटू कर देंगे 5 आएगी। अब जितना दूर आप जा सकते हैं, जैसे आप यहां से जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, यहां से मान लीजिए 5 यूनिट यहां पे गए तो आप यहां तक चले जाइए, है ना। मतलब आई तो 1 है ना सर उसका मैग्नीट्यूड, तो आप जितना यूनिट बढ़ाइएगा उतना आगे जाइएगा। उसी तरह जितना वाई जेड एक्सिस में जा सकते हैं उतना ही वाई एक्सिस में जा सकते हैं। तो आई जे के क्या है, यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर है। उससे फायदा ये मिलता है कि कोई भी वेक्टर को हम उसके पोजीशन वेक्टर के रूप में क्या करते हैं, इजिली डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा राइट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पे दिस व्हाट हटा देते हैं अब ये सब, है ना। पिक्चर ऑलरेडी वहां दिख ही रहा है, ठीक है। दिस इज ओके, क्या समस्या है भाई, डन, कैन टेक दिस। चलिए, तो अब हमको क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। मतलब ऐसा कहिए, इफ मान लीजिए कोई वेक्टर आर है सर, मान लीजिए कोई वेक्टर, जनरल वेक्टर यहाँ पे हमने लिया हुआ वेक्टर आर, उसका पोजीशन क्या है, पी एक्स वाई जेड। ध्यान से देखिएगा, पी एक्स वाई जेड, मतलब अगर कोई वेक्टर आर है, नहीं आर बी एनी वेक्टर, आर बी एनी वेक्टर हुज पोजीशन क्या है, हुज पोजीशन पी क्या है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि एक्स वाई प्लेन से, है ना, एक्स वाई जेड में ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्स रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पे अगर आपको क्लासरूम, आप जहां भी जिस रूम में बैठे हुए हैं, रूम के जो हाइट है, रूम का जो दीवार है ऊपर वाला, किसी कॉर्नर को एक फिक्स ओरिजिन ले लीजिएगा, ऊपर को क्या कीजिए जेड एक्सिस, किसी एक दीवार तरफ एक्स एक्सिस और किसी एक दीवार तरफ वाई एक्सिस। तो जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे पी आपको दिखेगा, वहां से जो एक्स, हेलो, ठीक है। तो कोई भी अगर आप बात करें, एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई जेड, देखिए वाई जेड प्लेन आप जहां भी रहिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप वाई जेड प्लेन यहाँ पे देख रहे हैं, वाई जेड प्लेन ये है, ठीक है। तो इस प्लेन से, इस प्लेन, एक्चुअली ये पॉइंट आप मत समझिए कि यहाँ पे, इस एयर में, कहाँ है, थोड़ा सा ये एयर में है, तो इससे कितना दूर है, इससे कितना, यही अगर आप रूम में सोचिएगा ना, अगर वाई जेड प्लेन इसी को आप समझ रहे हैं, इस बोर्ड को, तो इस बोर्ड से कितना डिस्टेंस पे है, ये एक्स रिप्रेजेंट करता है। वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स जेड प्लेन से, है ना।
एक्स जेड प्लेन जैसे उधर वाला हो गया, तो एक्स जेड प्लेन से रिप्रेजेंट करता है। जेड क्या है, जेड जो हाइट डिपेंड करता है फोर्स, जो फर्श आप देखेंगे अपने रूम में, अगर एक्स वाई प्लेन नीचे को आप बना रहे हैं तो ऊपर कितना ऊंचाई जा रहा है वो आपका क्या जेड रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज, इसका पोजीशन वेक्टर आप लिखेंगे, है ना, दैट इज आपको जो वेक्टर आर दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ, आर इज इक्वल टू क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सर ये दिया हुआ। अब आपको यही वेक्टर दिया हुआ है तो इससे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, ठीक है, ये वेक्टर दिया हुआ है तो आप इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। मतलब अगर वेक्टर आर है फिर से वी कैन राइट दिस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो पहला जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, कंपोनेंट का। सर अभी हमने बात किया था कंपोनेंट स्टार्टिंग में एक्स ए कोस अल्फा, ठीक है, मतलब x क्या है, ये जो कंपोनेंट x जो भाग आपने वो तो खैर कैलकुलेट होगा, अलग बात है, ए कॉस अल्फा कैलकुलेशन की बात है, लेकिन दिस x क्या रिप्रेजेंट, जितना ही आगे जाएगा x आई, मतलब i का जो कोफिशिएंट होगा, i का जो आपका कोफिशिएंट बन रहा है, ये जो कोफिशिएंट i का बन रहा है वो क्या है, x के अलोंग उतना दूर है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हमको जो सबसे पहला पॉइंट दिखेगा वो पॉइंट दिखेगा किसका, कंपोनेंट का। सर क्या दिखेगा, कंपोनेंट मिलेगा। तो कंपोनेंट में पहला क्या लिखेंगे, कंपोनेंट में कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स को बोलेंगे, एक्चुअली ए बी सी बोल दें क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के जगह, अच्छा चलेगा, चलिए कोई बात नहीं। कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, जे का कोफिशिएंट क्या होगा, जे का कोफिशिएंट वाई, कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस, क्या जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, जेड, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखना। दूसरा इंफॉर्मेशन, दूसरा मैग्नीट्यूड, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे सर, मैग्नीट्यूड का मतलब है, हम पिछले क्लास में मैग्नीट्यूड देखिए, ये जो मॉडुलस, ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पॉइंट पी का, वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते रहता है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ आर, कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ आर, या फिर सिंपली आर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ आर एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे सर, रूट अंडर जो कंपोनेंट मिला उसी का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड। और यही सब रिजल्ट से हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। जैसे कोई वेक्टर दिया हुआ है आपके पास, कोई वेक्टर मान लीजिए, कोई वेक्टर दिया हुआ है, सपोज करिए, ओके, सपोज कोई वेक्टर आर दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस के, आपको बोला फाइंड मॉडुलस, आप रूट अंडर क्या करिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, नहीं तो 14, रूट 14, दिस इज द मॉडुलस। तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यही मान के चलिए कि 1 नंबर आप यहीं से प्राप्त कर लिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड इंफॉर्मेशन, तीसरा इंफॉर्मेशन क्या देगा सर, तीसरा इंफॉर्मेशन डायरेक्शन, थर्ड इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज में लिख लो, थर्ड इंफॉर्मेशन आपका होगा डायरेक्शन का, क्या होगा, डायरेक्शन। तो अभी हम बात किए सर, क्या बात किए, डायरेक्शन। देखिए अब ये वेक्टर है, कितना ऊपर है कितना नीचे है, जैसे 2D में हम लेके शुरू में बात कर रहे थे कि ये कितना इधर है कितना इधर, ये अल्फा बीटा डिफाइन करा, मतलब जैसे कॉस अल्फा हमने, फिर वैसे कॉस बीटा कॉस गामा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन का, क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सर, इफ वेक्टर आर makes an angle alpha beta gamma with x axis comma y axis and z axis respectively, मतलब ऐसा, ये बात हम कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वेक्टर आर था हमारा,
ठीक है, अगर ये x है, y है, z है, तो x के साथ अल्फा एंगल, y के साथ बीटा एंगल, z के साथ गामा एंगल, ऐसा। तो यही जो एंगल है, इससे जब हम cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा डिफाइन करेंगे, वही क्या देगा, डायरेक्शन देगा, नहीं, रिस्पेक्टिवली देन cos अल्फा। अब देखिए सर, हम यहाँ डिटेल्स नहीं कर रहे हैं, इसी रिजल्ट्स से आपको बताते हैं कि cos अल्फा आपने क्या किया, x के तरफ जो कंपोनेंट था, नहीं, कंपोनेंट अलोंग ईस्ट डायरेक्शन में जो था आपका x डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, नहीं, तो आप उसी प्रकार से बोलिएगा सर कि जो कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस x है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड cos अल्फा, नहीं, तो वी कैन राइट दिस, देन cos अल्फा इज व्हाट, x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r, यानी कि x क्या है, x तो x ही रहेगा, मॉड ऑफ r मतलब रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, cos बीटा इज व्हाट, दिस इज y डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r। तो आपको याद नहीं करना है सर, बस थोड़ा सा अपने आप को अगर बैलेंस में रखते हैं तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं। एंड दिस इज cos गामा इज व्हाट, z डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r। हम लोग एक तरह से सवाल ही कर रहे हैं, हम लोग एक तरह से यहाँ से अगर देखिएगा तो सवाल ही कर रहे हैं। आपको थोड़ा देर में सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने। तो ये जो मिला cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, यही क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन, जो कि क्या करता है, उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सर। ठीक है, मैं कल लिख देता हूं यहीं पे, नहीं क्या लिखेंगे, हियर cos अल्फा कॉमा cos बीटा एंड cos गामा are called डायरेक्शन कोसाइन, है ना, डायरेक्शन कोसाइन। और ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, हमने इसका नाम वेक्टर ऑफ 3D में किसका नाम दिया है, हीरोइन का नाम दिया है, क्योंकि इसी के ऊपर और इसके बाद हम डिफाइन करेंगे डायरेक्शन रेशियो का, जो कि हीरो मतलब समझ लीजिए पूरा वेक्टर और 3D इसी डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पे क्या करेगा, मूव करेगा, पूरी इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे मूवमेंट है डायरेक्शन कोसाइन डीसी, नहीं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर r, सर। एंड दिस represent डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, वेक्टर r। ये हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसका खास विषय यहाँ पे ये क्यों अपने आप को इंपॉर्टेंट रोल मॉडल यहाँ प्ले कर रहा है, क्योंकि अभी आप देखेंगे, ऑब्जर्व करिए cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को अगर तीनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो एक नया रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा, और वो रिजल्ट क्या है, वी कैन राइट दिस, ओके। तो मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में ही उसको पहला मैं नाम देता हूं, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला में क्या लिखेंगे, पहला में कि इफ, या फिर ऐसा कहिए कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, नहीं, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, आपको क्या मिल रहा है देखिएगा, cos स्क्वायर अल्फा का मतलब आप बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर बाय दिस, नहीं, रूट हट जाएगा ना, तो आप ऐसा कहिए सर एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं, प्लस cos स्क्वायर बीटा में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं, और cos स्क्वायर गामा में जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट हट जाएगा नीचे, एलसीएम ले लें आफ्टर स्क्वायरिंग, यही बचेगा सर, और ऊपर भी यही बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आफ्टर कैंसिल आउट दिस इज 1। तो हमारे पास क्या मिला, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट पहला रिजल्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके मन में प्रश्न होना चाहिए सर, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है कि अ वेक्टर आर मैक्स एंगल विथ एक्स एक्सिस आपको दिया हुआ है,
मान लीजिए एक्स एक्सिस आपको कहा सर 45 डिग्री, वाई एक्सिस आपको कहा 60 डिग्री, आपको बोला सर जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा। ये सारे सवाल हैं, ये सारे प्रश्न है एग्जामिनेशन का, और आप आराम से बना सकते हैं। आप बोलिएगा सर यहाँ से cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर गामा, ये दोनों पता है, राइट साइड भेजेंगे, सिंपलीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो हर एक पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हम लोग इसी को क्या है कि कभी कभी एग्जामिनर को cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा के जगह पे कभी कभी इन जनरली वी कैन राइट दिस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी बोल दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जहां पे एल रिप्रेजेंट कर रहा है cos अल्फा को, एम रिप्रेजेंट कर रहा है cos बीटा को और एन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, cos गामा को। नो नेक्स्ट दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट का दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखें। सेकेंड पॉइंट क्या है भाई, चले दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए अगर कोई वेक्टर ए और बी इक्वल है, इफ मान लीजिए वेक्टर ए हमने कहा सपोज a1i प्लस a2j प्लस a3k और एक वेक्टर बी हमने कहा b1i प्लस b2j प्लस b3k। अगर यहाँ पे a और b को इक्वल कब कहेंगे, जब i का कोफिशिएंट बराबर हो, j का कोफिशिएंट k का। क्यों, क्योंकि देखिए अगर बराबर है तो x के भी डायरेक्शन में जो जितना जाना है उतना होगा, y के भी और z के भी। ऐसा नहीं कि x के तरफ का लेंथ जो x कंपोनेंट के अलोंग उसका जो कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस वो 5 है और दूसरे का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस 3 है, तो इक्वल तो आप नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि इक्वल कब होता है, दो वेक्टर इक्वल होता है विथ डेफिनेशन हमने पढ़ा है। देखिए डेफिनेशन अलग चीज होता है और उसी का यूज करके हम थ्योरी को डेवलप करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। डेफिनेशन कहा था कि टू वेक्टर इक्वल कब होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आई जे के तो हमने लिया है दोनों में, बट कोफिशिएंट भी इक्वल होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। यानी इफ यहाँ पे बोल सकते हैं हियर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी कब, इफ एंड ओनली इफ a1 बराबर b1 कॉमा a2 बराबर b2 कॉमा a3 बराबर b3। सर बहुत ही इजी सवाल है ना, कहीं कोई समस्या। देखिए ये सवाल को पढ़िएगा, कितना बढ़िया सवाल आपके सामने लिख रखा गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z सो दैट दिस एंड दिस आर इक्वल। दो वेक्टर इक्वल। आप बोलिएगा सर आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेक्टर क्या बोला है, वेक्टर a बराबर वेक्टर b, वेक्टर a बराबर वेक्टर b गिवन है। a क्या है देखिएगा, xi प्लस 2j प्लस zk, और b क्या है सर, b देखिए 2i प्लस yj प्लस k। तो x i का जो कोफिशिएंट होगा, i का जो कोफिशिएंट है वो i के साथ, j का j के साथ। दिस इंप्लाइज आप क्या बोलिएगा सर, x बराबर 2 नहीं कॉमा यहां से 2 y बराबर 2, ओके एंड नाउ z बराबर 1। तो ये जो x y z मिला सर, ये क्या है, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो x y z का वैल्यू मिल गया। और यही तो निकालना था। ये एनसीईआरटी का सवाल है और बच्चे एनसीईआरटी के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं कि सर एनसीईआरटी का ही सवाल एग्जाम में आता है ना। तो देखिए एनसीईआरटी का सवाल कितना, अगर आप इजी कंसेप्ट आपके मन में है तो आप, तो ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये आपको होमवर्क में बनाना है, सेम सवाल है। नहीं नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिएगा, ए एंड बी दो वेक्टर है, कहता है इज मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। क्या दोनों का मॉडुलस, अभी आपने मॉडुलस निकालना सीखा ना, देख लेते हैं सर ए का मॉड क्या आता है। वी कैन राइट दिस, ए का मॉडुलस आप निकाल सकते हैं लेकिन हम आपको दिखाते हैं। ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, दिस इज रूट अंडर 1 प्लस 4 रूट 5। ए का मॉडुलस आ गया सर, दिस इज ए का मॉडुलस। नहीं अब आगे देखते हैं, अल्सो बी का मॉड क्या होगा, अल्सो बी का मॉड देखिए तो वेक्टर बी दिख रहा है 2i प्लस जे, नहीं तो बी का मॉड क्या बोलिएगा आप सर, रूट अंडर
2 का स्क्वायर 4 कर दें, 1 का स्क्वायर, तो दिस इज 5। बी का मॉड आपको क्या मिला, 5 मिला। बी का मॉड क्या मिला, 5 मिला सर। इसका मतलब आप यहां देख पा रहे हैं हियर ए का मॉड और बी का मॉड बराबर है। तो पहला सवाल यही पूछा, दिस इज इक्वल टू दिस, बोलेंगे यस, बोलेंगे यस। लेकिन आगे भी प्रश्न है, आर, है ना, क्या प्रश्न है, आर द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, क्या दोनों वेक्टर इक्वल है, बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि आई का कोफिशिएंट, देखिए सर ये जो वेक्टर ए दिख रहा था यहाँ पे, ये जो वेक्टर ए दिख रहा है, इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर ए है आपका i + 2j, आप यहाँ पे देखिएगा सर कि इस वेक्टर में i का जो कोफिशिएंट है ये 1 है और इस वेक्टर में i का कोफिशिएंट 2 है। दोनों में कंपोनेंट अलग अलग है, तो जब तक कंपोनेंट इक्वल नहीं होगा तब तक, अभी यहाँ पे देखे ना, कंपोनेंट a1 बराबर b1 a2 बराबर, तब तक इक्वल नहीं बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड बराबर हो जाने से काम नहीं चलेगा, कंपोनेंट का भी इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आगे यहाँ लिख देंगे सर, सिंस ऐसा कह लीजिए, सिंस कंपोनेंट along x-axis of vector A is different from component along x-axis of vector B, sir, of vector B, therefore vector A is not equals to vector B। यही बात, नहीं, दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। तो सारे एनसीईआरटी के सवाल आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। देखिए सर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यूनिट मतलब आप खुद सोचिए, ऐसे तो हम पिछला वीडियो में बताएं, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, जब भी आपको टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करते हैं शुरू से देखते रहिए। ऐसे हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, 10 मीटर लेंथ है, इसका मॉडुलस क्या है, वेक्टर ए बी का वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 यूनिट। अब आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर डिफाइन भी किए, फिर भी आपको बताते हैं, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसी के डायरेक्शन में तो हो, बट उसका लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है जिसका मैग्नीट्यूड का होना चाहिए 1 यूनिट, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए सर, 1 यूनिट। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 है तो डायरेक्शन वही रखेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्शन हम वही रखेंगे, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए हम इतना क्यों एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं, इसलिए कि आपको याद ना करना पड़े, आपको रटना ना हो, आप अपने आप को समझा के रखिए कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आज का पढ़ा हुआ हम एग्जाम में लिख सकते हैं, ना। और ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ये सारे प्रश्न इसी प्रकार के होंगे आपके एग्जामिनेशन में। और अभी फिलहाल जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो क्या है कि देखिए, अगर जेग मॉडल के आप विद्यार्थी हैं तो आपको एक अर्धवार्षिक, एक वार्षिक, 2 एग्जाम तो सबसे पहले देना ही है, साथ ही साथ एनुअल बोर्ड जो होगा, तो आपको 3 एग्जामिनेशंस देने हैं। सितंबर के लास्ट में आपको एग्जाम हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपको निकालना है ना, तो क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है ना, इसमें भी वही कहानी है। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले इस रिजल्ट्स को लिख लेते हैं, रिजल्ट क्या है, इफ ए बी एनी वेक्टर देन यूनिट वेक्टर, है ना, देन यूनिट वेक्टर ए, या फिर देन यूनिट वेक्टर in the direction of vector in the direction of vector A is, क्या होगा, वेक्टर A का यूनिट क्या होगा, वेक्टर A डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है, मैग्नीट्यूड से क्या करना है,
डिवाइड कर देना। नाउ वी गेट दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कर लेते हैं क्वेश्चन 1 का यहाँ पे। सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर 6 है उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए वेक्टर ए क्या दिया हुआ है सर, वेक्टर ए दिया हुआ आपका 2i प्लस 3j प्लस, एकदम हर एक सवाल आप होमवर्क का बनाएंगे, एकदम आपको गारंटी देते हैं कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपको क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा किसमें, 72749146 ये नंबर नहीं, और 27 सॉरी लास्ट में कितना कर लीजिए 27, यानी 7274914627। ये क्या है, टेलीग्राम में आप जुड़िए, आपको वहां पे क्या है पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं 6207318643, इसमें आपको क्या किया जाएगा, ऑफलाइन वाले का लिए है, और ये जो है ऑनलाइन मतलब जो यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं अपना सेशन। तो यूनिट वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। नहीं तो वेक्टर ए कितना है 2i प्लस 3j प्लस k, और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारे √4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। एक बात जान लीजिए, मैग्नीट्यूड स्क्वायर करके जोड़ना बस इतना ही, तो 9 10 और 14, नहीं तो क्या लिख देते हैं 2i प्लस 3j प्लस k डिवाइडेड बाय कितना √14। यही मिला यूनिट वेक्टर सर, मैग्नीट्यूड नहीं, सॉरी यहाँ पे साइन हम मैग्नीट्यूड दे दिए, यूनिट वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड दे दीजिएगा फिर तो 1 हो जाएगा ना यूनिट वेक्टर। दिस कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी नहीं, और ये सवाल आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ वेक्टर। कितना बढ़िया सवाल है, सवाल को पहचानिएगा ना, आप कहिएगा सर बहुत अच्छे सवाल आप लाए हैं। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट हैव मैग्नीट्यूड 7। फिर इसको आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई वेक्टर है सर, मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, मान लो कि कोई वेक्टर ए है, इसका मान लो कि यूनिट 10, इसका मॉडुलस कितना है 10। आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए, देखिए करा फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसी के डायरेक्शन में, मतलब आपको वेक्टर जो डायरेक्शन इसका उसी के डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 7 बोला है, 7 कह लीजिए, ठीक है 7 ही कह लीजिए, 7 चाहिए। तो आप क्या करिएगा, अगर इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए जिसका लेंथ क्या होता है 1, और इसमें इस 7 को इंटू कर दीजिएगा, तो जो रिजल्ट मिलेगा उसका डायरेक्शन तो वही होगा लेकिन मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा। कितना इजी है, अगर कंसेप्ट को आप स्टेप बाय स्टेप, तो हर एक सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। फिर इस रिजल्ट को नोट डाउन कर लेता है ना, ऐसे फंडामेंटल्स में हम ये सारी बातें लिखाए हैं, फिर भी आपको लिखा दे रहे हैं रिजल्ट। फिर से एक रिजल्ट लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, इफ ए बी एनी वेक्टर, ए बी एनी वेक्टर, then to find a vector, in the direction of vector A with magnitude कितना बोलेंगे सर, विथ मैग्नीट्यूड p इज क्या होगा, इज p, अगर r नाम दे दें इसको, या फिर ऐसा कहिए इज इक्वल्स टू p इंटू यूनिट वेक्टर a, p इंटू यूनिट वेक्टर a, यानी p और यूनिट वेक्टर a का मतलब वेक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a सर। तो ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, इस प्रश्न का आप सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं ना, प्रश्न का सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। एक फिर यहाँ पे एक सवाल हम खुद बनाएंगे, ये सवाल हम खुद बना रहे हैं, ये सवाल आपका होमवर्क है, क्योंकि सवाल सेम है, पढ़ लीजिए, ठीक। तो सॉल्यूशन देखिए सवाल का, सॉल्यूशन वेक्टर ए क्या दिया हुआ है सर, i माइनस 2j, ठीक। तो आपको क्या रहा है, वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर in the direction of vector A with magnitude कितना, magnitude 7,
मैग्नीट्यूड 7, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 इंटू यूनिट वेक्टर ए, मतलब 7 यूनिट का मतलब क्या होगा, वेक्टर ए, यानी आई डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, सामने ही फार्मूला हम लिख चुके हैं, डिवाइडेड बाय मॉडुलस, मतलब रूट अंडर आई का कोएफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कहीं कोई समस्या, तो आप क्या बोलिएगा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा सर 7 बाय रूट 5 एंड नाउ दिस इज आई माइनस 2j, डन डन, ठीक है। तो आप भी इसको क्या करिएगा, क्वाइट इजीली डन, बहुत आसानी से। नेक्स्ट, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए अब हम क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, आपको बस समझा रहे हैं, आपको रास्ता दिलाएंगे। क्या बोला है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दिस एंड दिस, सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब दोनों वेक्टर को जोड़ना है, उसके बाद यूनिट लेना है। तो जोड़ना है तो आपको जोड़ने आता है ना सर, a प्लस बी, ए प्लस बी मतलब आई का आई के साथ जोड़ना है, जे का जे के साथ, क्या होगा बताइएगा, 2i 2i 4i, डायरेक्ट लिखेंगे, आप भी लिख सकते हैं, 2 और एक 3j, नहीं, और यहां से देखिएगा -5 और यहाँ पे +3 -2k, और अब इस जो सम मिला, ये जो सम मिला उसको अगर नया नाम c दे दें, तो इस वेक्टर c का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। c का यूनिट मतलब c डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ c, मतलब c क्या है, 4i + 3j - 2k डिवाइडेड बाय मॉडुलस, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और -2 का 4, कहीं कोई दिक्कत, 16 4 20 रूट 29, यानी 4i + 3j - 2k डिवाइडेड बाय रूट 29, कहीं कोई समस्या है, नहीं ना। बोले सर सवाल को बस क्या करना है, रीड करना है और सवाल को पहचानना है। कितना अच्छा लिखा था, यूनिट वेक्टर इन द सम ऑफ, सम मतलब जोड़ना है, उसका यूनिट। सेम क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में बनाना है, होमवर्क, ठीक है, क्योंकि जब तक आप कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका कंप्लीट कहां से होगा। नेक्स्ट, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। आप स्टार्टिंग में ही तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं सर, तो ये सारे सवाल को होमवर्क कर लीजिए ना। मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल ए का मैग्नीट्यूड एक कर दें क्या, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, अच्छा इससे लिखते हैं, थोड़ा सा सीन होगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 3। सिमिलरली सब में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, होमवर्क का फाइनल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या, राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस dr डिफाइन नहीं किया है ना, आपको 1 मिनट में डिफाइन कर दें क्या, dc क्या है, dr क्या है, डायरेक्शन रेशियो, थोड़ा सा वहां इंपॉर्टेंट नोट में लिखना भूल गए थे, लेकिन डायरेक्शन रेशियो यही बात कर रहे थे हीरो, थोड़ा देर में एंट्री हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है, डायरेक्शन रेशियो, डीसी आपको पता है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उसी का रेशियो ले लेना, क्या करना, रेशियो लेना ना, मतलब इफ कॉस अल्फा, या ऐसा कहिए द रेशियो ऑफ, सॉल्व लिखिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो, है ना, दैट इज क्या बोलिएगा सर, यही जो कॉस अल्फा जो dr है, अगर dc आपको पता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, देन dr क्या होगा, dr जो होगा वो कुछ नहीं, इसी का रेशियो ले लेना है, तो एक बात यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसीलिए कि ताकि टाइम नहीं लगे। कॉस अल्फा में क्या था, x डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, है ना, इच टू y डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और z डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब बोलिएगा सर कि रेशियो है, रेशियो में कॉमन चीज क्या होता है, कट जाता है ना, सब कुछ ठीक ठाक है, देख लें, हाँ डन, तो रेशियो में कॉमन कट जाता है, तो ये जो डिनोमिनेटर में सारा सेम है वो कट जाएगा, तो dr क्या बचेगा, dr आपका बचेगा सर, दिस इंप्लाइज dr आप क्या बोलिएगा, x इज टू y इज टू z, कभी कभी रफली भी dr को ऐसे x y z भी लिख दिया जाता है, x y z भी लिख दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक, दिस, तो ये dr हो गया, मतलब क्या करना है, जो वेक्टर दे रहेगा ना उसमें i j k का जो कोफिशिएंट है वही dr हो गया,
तो यहाँ जो क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए तो, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस, हेंस कैलकुलेट इस डायरेक्शन। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही पुट कर दीजिएगा, मॉडुलस निकालना आप जानते हैं सारा चीज, नहीं कहीं कोई समस्या, सेम क्वेश्चन है। ये सब क्या कीजिए आप बनाइए, आपको पीपीटी मिल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस। देखिए सर, एक ही तरह का सवाल, बस आपको प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कहा गया ना, क्या कहा गया है, जो जितना घिसता है वो उतना ही चमकता है, जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है। नहीं, अगर हम पत्थर को घिसेंगे नहीं तो हीरा कैसे बनेगा। तो यही बात है, अगर आप घिसेंगे नहीं तो आप अपने एग्जामिनेशन को फोड़ेंगे कैसे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फैक्टर ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आगे भी है क्या, नहीं, अच्छा ये भी है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टली निकालना है, आई जे के दिया हुआ, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। कहीं कोई समस्या की विषय नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके क्या है, होमवर्क के लिए हैं। आप प्रैक्टिस करिए सारे क्वेश्चंस को, आप वीडियो को आराम से देखिए, वीडियो को पॉज करिए और आप रुक के अपना जो राइट डाउन कॉपी पेन लेके उसका क्या करिए, आप सॉल्व करिए। और आपको अगर टेलीग्राम चैनल से आपको क्या किया जाएगा, इसका पीपीटी मिल जाएगा आपको। अगर वीडियो को बार बार देखने में दिक्कत हो रहा है क्वेश्चंस के लिए, तो आप उसके माध्यम से आसानी से देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वेक्टर अलजेब्रा को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप हर एक वीडियो को सीरियल वाइज देखिए, आपको कंप्लीट होगा। थैंक यू, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि हर एक को फायदा मिले। नहीं, जय हिंद।